टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कोई मशीन खरीदें या कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या किसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए हम खड़े तो आज पे है ना, ईयर जीरो पे। हमने अभी एसेट खरीदा तो है नहीं। फिर जब हम एसेट खरीदेंगे उसके बाद कितने यूनिट्स बनेंगे और बिकेंगे, किस कीमत पे बिकेंगे, इन्फ्लेशन क्या होगी, टैक्स कितना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, ये सारी चीजें हमारी एस्टिमेट्स होती हैं। अगर हम उन एस्टिमेट्स को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट करते हैं अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू और वो आ जाती है पॉजिटिव या से जीरो, तो आपने कहा सही है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है इसका मकसद ये प्रोजेक्ट ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, और अगर नेगेटिव है तो हम मना कर देंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप जो भी कैश फ्लोज इसमें यूज कर रहे हैं वो बेसिकली कैश फ्लो की प्रोजेक्शंस हैं। प्रोजेक्शंस में आपने एस्टिमेट क्या क्या किया हुआ है? लेट्स से आपने कहा हुआ है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इस मशीन से इतने इतने यूनिट्स बनाएंगे, वॉल्यूम ऐसा ही हो कि उतना ही वॉल्यूम बने और बिके जितना कि आपने सोचा है। लेकिन पहले से सोच के रखना चाहिए कि अगर इतना वॉल्यूम ना बिका तो। दूसरा आपने सोचा कि हम ये वॉल्यूम इस सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, इतने में ही बिक जाए, इससे बेहतर बिक जाए। लेकिन अगर नहीं बिका, इससे कम प्राइस करनी पड़ गई आपको, तो सेम गोज विथ वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इतनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट इतनी होगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना होगा, शायद इतना हो, इससे ज्यादा हो इंशाल्लाह। लेकिन अगर इतना ना हुआ तो क्या होगा? इससे क्या हो सकता है कि जो कैश फ्लोस हमने यूज किए उस पे तो सारी चीजें सुहानी सुहानी सी लग रही थी, बेहतर लग रहा था कि सब अच्छा होगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग में हमेशा एक ब्लैक हैट नेगेटिव सोच रखनी चाहिए। और नेगेटिव सोच में ये देखना चाहिए कि अगर ऐसा ना हुआ तो, और से कम हुआ तो। डिसीजन मेकिंग में कभी भी पॉजिटिव नहीं होना है, सिंस यू आर नॉट डिसाइडेड। तो ब्लैक हेड का मकसद क्या होता है? कीड़े निकालते हैं, मसले निकालते हैं। अगर ये हो गया तो, अगर ये ना हुआ तो, और नुकसान नुकसान नुकसान। उसमें कभी भी पॉजिटिव नहीं होना, उसमें आपने येलो हेड नहीं पहननी है। अगर आप किसी डिसीजन के हवाले से जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब फैसला आप पहले ही ले चुके हो दिमाग में, तो अगर आपको कोई बार बार नुक्स दिखा रहा है कि इतने पेपर्स ना लें, शॉर्ट टाइम में ना करें या इस टीचर से ना करें, तो फिर भी आप कहें नहीं मैंने देख लिया है, नहीं मैंने ये कर लिया है, सब चीजें ऐसी होनी है, तो बेसिकली यू आर डिसाइडेड। और डिसाइड अगर आपने पहले किया हुआ है तो अब क्या कर रहे हो? ओके, तो एक डाउट हो सकता है कि शायद हम उतने यूनिट्स ना बेच सकें, शायद सेलिंग प्राइस उतनी ना चार्ज कर सकें, या शायद वेरिएबल कॉस्ट उससे ज्यादा आ जाए जितनी कि हमने सोची हो। सिमिलरली जो फिक्स्ड कॉस्ट है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, सोची तो है कि एक साल की फिक्स्ड कॉस्ट इतनी होगी, लेकिन मुमकिन है कि खर्चा इससे ज्यादा हो जाए। तो एनपीवी को जो जो चीजें खराब कर सकती हैं, गिरा सकती हैं, नेगेटिव कर सकती हैं, हम उनको सोचेंगे। जो बढ़ा सकती हैं उनको नहीं सोचेंगे। तो वॉल्यूम बढ़ने का खतरा नहीं होगा, गिरने का होगा। प्राइस गिरने की, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने की, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने की। इसी तरीके से हमने जो डिस्काउंट रेट यूज किया है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज किया है प्रोजेक्ट के अंदर,
जिस टाइम हम प्रोजेक्ट अप्रेज कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% है, लेकिन जब हम उसको चलाते हैं साल सवा के बाद हम कुछ मजीद बोरिंग्स लेते हैं और हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11.5, 12, 13% हो जाता है, तो वो प्रोजेक्ट जो 11% पे तो फीजिबल लग रहा था लेकिन 13% पे फीजिबल ना हो मे बी। तो इन सब में वेरिएशंस पॉसिबल हैं। हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस प्रोजेक्ट में रिस्क कितना है। व्हाट डज रिस्क और अनसर्टेनिटी मीन? रिस्क का मकसद सिर्फ खतरा नहीं है, हम बोलते ऐसा है, लेकिन रिस्क पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। लेकिन फितरती तौर पे जब हम रिस्क का लफ्ज बोलते हैं तो डेंजर सा आता है। ये ह्यूमन साइकी है, हम खतरे को रिस्क बोलते हैं, जबकि रिस्क से फायदा भी पॉसिबल है जिसको शायद अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से एक टर्म यूज होता है अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी कहें या रिस्क कहें, ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज्ड है, लेकिन अनसर्टेनिटी रिस्क को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। वो चीज जो सर्टेन नहीं है, वो चीज जो क्लियर नहीं है, सही है। हाँ, जो रिस्क वाला पार्ट है, जो टेक्निकल डिफरेंस हम कहें, रिस्क के कंसीक्वेंसेस को क्वांटिफाई किया जा सकता है कि अगर डिमांड ये हो गई, या अगर इकोनॉमी इस लेवल पे आ गई, या अगर स्टॉक एक्सचेंज यहां पे आ गई, तो उसका आउटकम क्या होगा, ये मेजर किया जा सकता है, क्वांटिफाई किया जा सकता है। इसको हम रिस्क कहते हैं। अनसर्टेनिटी उसको कहा जाता है जिसके आउटकम्स को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, कि इसके होने से लेट्स से कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी फेस नहीं किया हुआ और अल्लाह करे कभी ना फेस करें, लेकिन अगर कोई ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट आ जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, हमें नहीं पता कि कितना नुकसान करेगा। जब आप उसके नुकसान को, आउटकम्स को क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी से डील करने का हमारा पार्ट है। खत्म तो नहीं कर सकते, जो चीज अनसर्टेन है सो है, लेकिन क्या ये जानकर भी मुझे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, हम सिर्फ इतना देख सकते हैं। बाकी के कुछ कैश फ्लोज ऐसे हैं जो कि हमने फोरकास्ट किए हुए हैं, जो कि हमने बजट किए हुए हैं। ऑल्दो हमारी कैलकुलेशन कोई अकड़ बकड़ बम्बे बो तो नहीं होगी, हमने बाकायदा सोच समझ के रिसर्च करके चीजें प्लान करके की होंगी, लेकिन हमारे हाथ डालने के बाद अगर ये चीज ऐसी ना हुई तो क्या होगा। मिसाल, इसको डील करने के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है या एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। यस, व्हाट डज सेंसिटिविटी एनालिसिस मीन? कि हम एनालाइज करते हैं कि कोई वेरिएबल कितना सेंसिटिव है। वेरिएबल का मकसद यहां पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। वेरिएबल मतलब डिसीजन के अंदर कोई भी ऐसा कैश फ्लो जो मुमकिन तौर पे वेरी कर सकता है। मिसाल, फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या फिक्स्ड कॉस्ट जो आपने सोची वही होगी? नो, ज्यादा हो सकती है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट को भी वेरिएबल कहा जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट नहीं है फिक्स्ड। लेकिन कोई भी ऐसा कैश फ्लो जो मुमकिन तौर पे चेंज हो सकता है, डेविएट कर सकता है और अल्टीमेटली मेरी एनबीवी को हिट करेगा, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा वेरिएबल कितने मार्जिन से डेविएट कर सकता है और मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। जिस तरह आपने बचपन में पढ़ा होगा ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी। हम एक कैलकुलेट करते हैं कि ब्रेक इवन है, यानी जब मेरा वॉल्यूम यहां पे पहुंचा ना तो मैं अपने प्रॉफिट और प्रॉफिट से हाथ धो बैठूंगी। लॉस तो नहीं होगा लेकिन मेरा प्रॉफिट भी नहीं होगा। फिर हम निकालते हैं एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? हम देखते हैं कि ब्रेक इवन मेरा 10,000 यूनिट्स का है और बजटेड सेल्स मेरी 15,000 की है।
अगर एक्चुअल सेल्स बजटेड सेल्स से कम होती हैं तो क्या होगा? आप कहते तो क्या होगा? खैर यस, आप कितनी डेविएशन बर्दाश्त कर सकते हैं? तो आप क्या करते हैं? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यानी 5000 यूनिट्स के फॉल से ज्यादा मजाक नहीं करना मुझसे। अगर 5000 यूनिट्स ना बिके जितना कि मैंने सोचा था उससे, ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा गए तो मैं नुकसान में चला जाऊंगा। तो हम क्या करते हैं? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स। तो हमारा आंसर आ गया 33.33%। 15,000 10,000 15,000, यानी अगर हमारी एक्चुअल सेल्स बजटेड सेल्स के मुकाबले में 33.33% कम निकली तो इतना मैक्सिमम मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, और ये बहुत है बर्दाश्त करने को। लेकिन अगर मैं 5% में भी रो पड़ता तो बड़ा खतरनाक था। हम चेक करते हैं कि कौन सी चीज कितनी सेंसिटिव है। जिसका मार्जिन ऑफ सेंसिटिविटी कम होगा वो ज्यादा नाजुक है और उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर वो थोड़ा भी नाराज हुआ, थोड़ा भी हिला, हमारा प्रोजेक्ट गया हाथ से। हम इवैल्यूएट किस तरीके से करेंगे? सेंसिटिविटी में एक रखा जाता है बाय व्हाट मार्जिन प्रॉफिट नीचे और जो चीज हमारी डेबिट हो रही है उसकी परसेंटेज निकालते थे कि इतना परसेंट हुआ प्रॉफिट ऊपर। अच्छा, प्रॉफिट ऊपर और वो नीचे। देखिए मैं इसकी कैलकुलेशन समझाता हूं। बाय व्हाट मार्जिन में अ वेरिएबल चेंज टू कीप द प्रोजेक्ट वायबल, यानी कितने फीसद तक चेंज होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट वायबल होगा। हम ये देखेंगे कि नेट आउटकम इज समथिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड टू सेव, डिवाइडेड बाय particular variable multiplied by 100। इसका मकसद समझिएगा, अगर मैं किसी प्रोजेक्ट की बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं, बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाता हूं, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए कब तक एक्सेप्टेबल है? जब तक उसमें से प्रॉफिट बजटेड है। से रेवेन्यू उस प्रोजेक्ट से आना था 10 लाख, मटेरियल कॉस्ट उसकी है 3 लाख, अदर वेरिएबल कॉस्ट उसकी है 2 लाख। 10 लाख में से 5 लाख की वेरिएबल कॉस्ट निकाली, 5 लाख का बना कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर मेरी बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट 3.5 लाख है तो 5 लाख में से मैं 3.5 लाख माइनस करूंगा, बाकी बचेगा 1.5 लाख। जब तक ये 1.5 लाख पॉजिटिव है मैं प्रोजेक्ट की तरफ हां बोलूंगा, मुझे वायबल लगेगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट 0 पे आ गया, प्रॉफिट चला गया, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। तो क्या वजह है जिस वजह से आप प्रोजेक्ट के पीछे भाग रहे हो? प्रॉफिट लॉस के अंदर प्रॉफिट, तो उसको हमने कहा नेट आउटकम। तो मैंने क्या देखा? मैं ये देखूंगा कि रेवेन्यू 10 लाख का पक्का इतना होगा। आप कहते हां, इसमें से क्या बात है? मैं देख लो अभी बजटेड है, अगर एक्चुअल रेवेन्यू 10 लाख ना हुआ तो आपका दिमाग ऐसा नहीं बोलेगा हाँ 10 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, आपका दिमाग बोलेगा कम हो गया। तो रेवेन्यू में आप फॉल कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? फिर अब इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस की एक बड़ी खासियत है, ये हर वेरिएबल को आइसोलेशन में देखेगा। इंडिविजुअल बट सर ये ड्रॉबैक नहीं कैन बी देख रहे हैं, ड्रॉबैक नहीं है क्योंकि हो सकता है एक के साथ साथ 2 3 एक साथ। यस, लेकिन आप पॉजिटिव होने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मिसाल मैं ये कह रहा हूं रेवेन्यू ना गिर जाए, आप करें
हाँ, लेकिन रेवेन्यू गिरेगा तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी तो बचेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट को बचाना, कहीं आप पॉजिटिव नहीं हो रहे हो? बट सर वो वेरिएबल कॉस्ट लाजमी थोड़ी, वो वेरिएबल फिक्स भी तो हो सकता है। गुड है। मैं देख रहा हूं कि अगर मेरी सेलिंग प्राइस कम हो गई, यूनिट्स तो उतने ही बिकेंगे, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो तो वही की वही रहेगी ना। अब मैं अगर ये देख रहा हूं कि मेरी सेलिंग प्राइस उतनी ना हो, शायद उससे गिर जाए, तो मैं सिर्फ इसका इंपैक्ट क्वांटिफाई कर रहा हूं कि मुझे देखने दो कि कितना नाजुक है। देखिए, सेंसिटिविटी का मकसद क्या है? हम किसी बंदे को देखते हैं ना, किसी बच्चे को ही देख लें, तो हमें देखना होता है कि कितना नाजुक है। अब कुछ शहर के बच्चे होते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे, हाँ, वो अगर कोई काम नहीं करेंगे तो उसकी अम्मी उसको सिर्फ एक धमकी देगी कि बेटा अगर होमवर्क नहीं किया, बेटा अगर खाना फिनिश नहीं किया तो मम्मा आपसे कुट्टी हो जाएंगी। वो प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा एकदम से खाना खाने लग जाएगा, होमवर्क करने लग जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह पे मदरसे वाला बच्चा हो, सरकारी स्कूल वाला बच्चा हो, गांव का बच्चा हो, सही है, तो उसको तो हाथ निकाल के चमार उठा के मारेंगे तो भी वो थोड़ी देर रोएगा, फिर सीधा होकर बैठ जाएगा। यानी उसकी सेंस, यानी वो स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे जहां पे टीचर पेंसिल ऐसे हाथ में जिगजैग फंसा के दबा देते थे, दराजों में हाथ डाल के बंद कर देते थे, इतने तशद्दुद से पले बड़े बच्चे को अगर मम्मा बोले कट्टी हो जाएगी तो बच्चा तो दांत निकाल के हंसेगा ना, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी नहीं, उसको रुलाने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। फिर उसको कॉकरोचेस के साथ, चूहों के साथ बाथरूम में बंद करना पड़ेगा ताकि वो आपकी बात माने, नहीं तो उसकी जो एक ढीठनेस की हद है ना, वो क्रॉस हो चुकी है, वो सेंसिटिव नहीं है। यहां पे मैं हर किसी को अलग अलग करके देखूंगा ताकि मुझे पता चले कि मुझे ज्यादा ख्याल किसका करना है। सही है? अच्छा, मिसाल मैंने रखा आइसोलेशन में, तो नेट आउटकम की जगह पर मैंने रखा प्रॉफिट। मेरी मिसाल में प्रॉफिट कितना था? 1.5 लाख। और पर्टिकुलर वेरिएबल, मिसाल मैं देख रहा हूं रेवेन्यू गिरना, और रेवेन्यू कितना है मेरी मिसाल में? मिलियन। दैट मीन्स कि अगर मेरा एक्चुअल रेवेन्यू बजटेड रेवेन्यू से 15% कम हो जाता है, तो नुकसान बर्दाश्त हो सकता है। बस मेरे लिए प्रोजेक्ट किसी काम का ही नहीं है। यानी मैं कितनी डेविएशन बर्दाश्त कर सकता हूं? 15%। इसी तरीके से मैंने मिसाल में कहा वेरिएबल कॉस्ट, मेरी मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। यानी मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन कितने से बढ़ेगी कि मैं रोना शुरू कर दूंगा? बहुत है। ठीक है, इनमें से जिसका सेंसिटिविटी मार्जिन सबसे कम होगा उसको हम कहेंगे दिस इज वेरी क्रिटिकल। अगर आप फिर भी मादा बर्दाश्त रखते हैं, हिम्मत रखते हैं कि मैं फिर भी प्रोजेक्ट में जाऊंगा, इतना रिस्क इवैल्यूएट करने के बावजूद भी, एग्जाम्पल अगर आप कंपनी से स्क्रैच कार्ड खरीदते हैं मोबाइल के 99 रुपीज में, और दुकान पे आप लाके आप उसको 100 रुपए का बेचते हैं, अज्यूमिंग नो फर्दर कॉस्ट। अगर ऐसा हो कि 100 में से एक कार्ड मिसप्लेस हो जाता है या स्क्रैच करने में बैलेंस नहीं आता जिसका कि कंपनी क्लेम नहीं देती, तो आपने एक दिन में अगर 100 कार्ड्स बेचने हैं, यानी 99 कार्ड्स बेचे, हर कार्ड पे कमाया कितना? 1-1 रुपया। यानी आपने पूरे दिन में कमाए कितने? 99 रुपए। और एक 99 वाला कार्ड मिसप्लेस हो गया तो आपने पूरे दिन में कमाया क्या? जो 99 कार्ड्स बेच के मैंने 99 रुपीज कमाए थे, उसमें से एक कार्ड डिफेक्टिव निकला, यानी मेरा 1% सेंसिटिविटी है। अगर 1% भी कार्ड मेरा खराब हुआ ना, गया जो कुछ मैंने कमाया था। बड़ा रिस्की बिजनेस है, कौन हाथ डालेगा इसमें? ये ठीक। इनमें से हम सारे वेरिएबल्स का सेंसिटिविटी मार्जिन देखेंगे। जिसका सेंसिटिविटी मार्जिन सबसे कम होगा वो क्रिटिकल कहा जाएगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट में बावजूद भी इन्वेस्टमेंट करके बैठते हैं, कहते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि पोस्ट इन्वेस्टमेंट टिल कंप्लीशन आपने उस वेरिएबल को बड़ा ध्यान से चलाना है, इसको हिलने नहीं देना। सेलिंग प्राइस है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वेरिएबल कॉस्ट है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको बढ़ने नहीं देना।
लेकिन ये आप वेल बिफोर टाइम सोच के बैठते हैं। लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रोजेक्ट आपको अच्छा कब तक लगेगा? जब तक एनपीवी पॉजिटिव हो। हाँ, आपने क्योंकि प्रॉफिट लॉस की तो नहीं बात करा, प्रॉफिट लॉस का नेट आउटकम प्रॉफिट है, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नेट आउटकम एनपीवी है। यानी प्रोजेक्ट जब तक पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है तब तक मुझे भला लग रहा है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट में कोई वेरिएबल आइसोलेशन में डेविएट कर गया, चेंज हो गया, रेवेन्यू गिर गया, प्राइस गिर गई, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया, मुझे डर लगेगा एनपीवी के साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? बोले मजाक क्या, सीरियस बोल रहा हूं? अगर वाकई में सेल्स रेवेन्यू इतना नहीं है, एनपीवी थोड़ी बचेगी। अब हम देखेंगे कि एनपीवी कितने से डेविएट कर सकती है। अब यहां पे मसला है, इसमें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सीन नहीं था, वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सीन है। यानी अगर मैं हर साल 50 हजार यूनिट्स बेचूं और हर यूनिट 100 रुपए का बेचूं, ठीक है, तो 50 लाख का जो रेवेन्यू है वो तो ईयर 1, 2, 3, 4 में है और एनपीवी तो 0 में है। तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ सेंसिटिविटी एनालिसिस को यूं करेंगे। नेट आउटकम क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये है तो हम है, अगर ये नहीं तो प्रोजेक्ट से भाग जाऊंगा मैं। डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वेरिएबल। लाइक अगर आप सेल्स रेवेन्यू की सेंसिटिविटी चेक करना चाहते हैं तो आप एनपीवी को डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओनली। इसमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं होगी, टैक्स वैक्स का कुछ भी चक्कर नहीं बनेगा। लाइक एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम सेंसिटिविटी मार्जिन चेक करते हैं सेल्स रेवेन्यू की, तो हम रखेंगे एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? सेल्स। एज आई सेड कि 5 मिलियन 5 मिलियन 5 मिलियन 5 मिलियन, इन सबको मैं ये 0 पे लाऊंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स एंड वील गेट अ परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, वील गेट अ परसेंटेज कि अगर हमारी सेलिंग प्राइस 12% से 15% से, ये हम लोग रिस्क फ्री होकर, हाँ एग्जैक्टली रिस्क फ्री का एक मकसद, हाँ जो नॉर्मल एस्टिमेशंस है, अगर आपको रिस्क फ्री होकर निकालनी है ना तो आप वर्स्ट पॉसिबल एनपीवी कैलकुलेट करें। वर्स्ट पॉसिबल रखनी है यहाँ पे? नहीं यानी कैलकुलेट। अगर वर्स्ट पॉसिबल रख लिया तो यानी वो 0 रिस्क है। यानी सेलिंग प्राइस बुरे से बुरी क्या हो सकती है? सेल्स वॉल्यूम कम से कम कितना हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, टैक्स ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने तो हर चीज वर्स्ट अज्यूम की है, उसके बावजूद भी एनपीवी को सलाह में पॉजिटिव है, तो उसमें रिस्क आप इवेल्युएट कर चुके हैं। लेकिन ये एक बजटेड एनपीवी है जिसमें मुनासिब सा रिस्क शामिल है। फिर आप कहेंगे कि इसमें ये सेंसिटिविटी मार्जिन बिलफर्ज 18% का है, यानी अगर हमारी सेलिंग प्राइस बजट के मुकाबले में 18% नीचे आ गई तो हम खो देंगे वो जो कमाना था। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सेल्स प्राइस तो चेंज होती नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1-2% ऊपर नीचे होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, गो अहेड, इन्वेस्ट करो। अच्छा, इसी तरीके से
अगर कि हम सेंसिटिविटी कैलकुलेट करें सेल्स वॉल्यूम की, हाँ, अब आपको आइसोलेशन को थोड़ा बाईपास करना पड़ेगा। आपने कहा एक यूनिट ना बिके, सेल्स को दो तरह से अफेक्ट किया जा सकता था, या तो सेलिंग प्राइस के थ्रू या तो सेल्स वॉल्यूम के थ्रू। अगर के वॉल्यूम उतना ही रहता लेकिन प्राइस कम होती तो वेरिएबल कॉस्ट का तो बार बार का नहीं होना था, वो तो वैसे की वैसी रहनी थी। लेकिन अगर हम सेल्स वॉल्यूम निकालते हैं, यानी एक यूनिट ना बिकने की वजह से रेवेन्यू भी नहीं आएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आएगी। व्हाट विल बी लूजिंग? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इन दैट केस हम कैलकुलेट करेंगे एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर आप मटेरियल कॉस्ट की निकालना चाहते हैं तो एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लेबर कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आपको यह लगता है कि अगर स्क्रैप वैल्यू उतनी ना हुई जितनी कि हमने सोची है, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू रख दें, जिस चीज से आपको खौफ है। तो वील बी कैलकुलेटिंग सेंसिटिविटी मार्जिन्स ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। उनमें से we'll identify the one with the lowest margin of sensitivity. That would be identified as a critical variable। और हमें अगर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जान के भी तो इंश्योर करना है कि इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है। सेंसिटिविटी एनालिसिस के अलावा हम अगर प्रोजेक्ट का रिस्क एवेल्युएट करना चाहें तो जो शुरू से कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, एक हमने पढ़ा हुआ एक्सपेक्टेड वैल्यू। व्हाट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू? हम ये देखते हैं कि व्हाट पॉसिबल आउटकम्स कैन बी। यस, और हर एक पर्टिकुलर आउटकम की कितनी कितनी प्रोबेबिलिटीज है। तो व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअली इज, इट इज वेटेड एवरेज जिसमें आप वर्स्ट लेते हैं और वो है ना वर्स्ट गुड है। The outcomes may be any. Let's say अगर आप कहती हैं कि the outcome depends on the economic conditions, तो economic conditions can be very good, can be neutral, can be worst. Say your outcome is dependent on the season, on the weather conditions, तो weather conditions can be this, this and this. तो outcomes कुछ भी हो सकते हैं। हम क्या करेंगे? Weighted average of probabilities and outcomes। लाइक एक होता है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज करना इट्स वेरी इजी, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। उसमें हम हर एक आउटकम को बराबर चांसेस ऑफ अकरेंस देते हैं। डिवाइडेड बाय 4 कर देना, 4 इवेंट्स के आउटकम्स को डिवाइडेड बाय 4 कर देना, मतलब हर आउटकम के इंकर होने के 25% चांसेस। लेकिन वेटेड एवरेज का मकसद उनके रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ अकरेंस में बी डिफरेंट। इस केस में हम क्या करेंगे? से वी हैव एक्सपेक्टेड कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, द एनुअल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मे बी 35,000 यूनिट्स पर एनम और मे बी 40,000 यूनिट्स पर एनम, या बुरे से बुरा द डिमांड में बी 28,000 यूनिट्स पर एनम। अब मैं क्या करता हूं? मैं 28,000 यूनिट्स रख के एनपीवी कैलकुलेट करता हूं। लेट्स से नेगेटिव आ जाती है। 35,000 यूनिट्स रख के एनपीवी कैलकुलेट करता हूं, थोड़ी सी पॉजिटिव आ जाती है। 40,000 यूनिट्स पे एनपीवी कैलकुलेट करता हूं और बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ जाती है। तो शुड आई इन्वेस्ट इन इट? डिपेंड्स व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम।
अगर 28,000 यूनिट्स बिकेंगे इसके 90% चांसेस हैं, 35,000 यूनिट्स बिकेंगे इसके 8% चांसेस है, 40,000 के 2% चांसेस है। तो नहीं है जरूरत, क्योंकि नेगेटिविटी की गुंजाइश तो है और 90% चांसेस है कि नेगेटिव जाएगा, फिर तो बेवकूफ होगा जो इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर नेगेटिविटी है लेकिन सिर्फ 5% चांसेस है नेगेटिव होने के, मोस्ट लाइकली आउटकम 35,000 या 40,000 है। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करता है बेसिकली मोस्ट लाइकली आउटकम। सो ऑप्शन नंबर 1 इज कि आप 28,000 यूनिट्स पे बाकायदा एनपीवी कैलकुलेट करें। से इट्स नेगेटिव, फिर आप सेम कैलकुलेशंस रिपीट करें, $35,000 यूनिट्स पे सेम आप कैलकुलेशंस रिपीट करें $40,000 यूनिट्स पे, तो नेगेटिव होने के भी चांसेस हैं, थोड़ी सी पॉजिटिव होने के भी चांसेस हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने के भी चांसेस हैं। हम क्या करेंगे, इसको रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। What does probability mean? Yes, probability is basically the statistical term for the chances of occurrence. कि किसी इवेंट की चांसेस ऑफ अकरेंस कितने परसेंट है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हमने उस रिस्पेक्टिव आउटकम को रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो इसको हम कहते हैं ई वैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, इस केस में हम कहेंगे एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ENPV। नाउ अनदर पॉसिबिलिटी, जिस तरह हम F5 के अंदर एक काम करते हैं, 9 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। पे ऑफ टेबल आप बनाते हो जिसमें नॉर्मली वर्टिकली हम अपने डिसीजंस रखते हैं और हॉरिजॉन्टली हम अपने एक्सोजीनियस वेरिएबल्स रखते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। फिर हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि हमने ये फैसला लिया और ये हो गया, हमारा फैसला और ये हो गया, हमारा फैसला और ये हो गया। ये 9 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। अब मैं इसको और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि डिमांड भी अनसर्टेन है और मटेरियल कॉस्ट भी अनसर्टेन है। डिमांड 28,000, 35,000 और 40,000 हो सकती है, लेकिन मटेरियल कॉस्ट जो पर यूनिट है वो 25 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है। अब मैं एनपीवीज कैसे कैलकुलेट करूंगा, 28,000 यूनिट्स, 26 की मटेरियल कॉस्ट, 29 की मटेरियल कॉस्ट, 31 की मटेरियल कॉस्ट, ये हो गई 3 एनपीवीज। रिपीट द सेम, आई विल बी गेटिंग 9 एनपीवीज। मैं 9 एनपीवीज कैलकुलेट करूं। एक होती है प्रोबेबिलिटी, एक होती है जॉइंट प्रोबेबिलिटी है जिसको हम कहते हैं कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी होता है। सर इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मटेरियल कॉस्ट। सर मैंने एनपीवी कैलकुलेट की 28,000 यूनिट्स एंड 31 की मटेरियल कॉस्ट पे। 28,000 यूनिट्स बिकेंगे इसके चांसेस 20% है और मटेरियल कॉस्ट 31 रुपीज पर यूनिट की होगी, इसके चांसेस 30% है। तो 20% इंटू 30%, इसको हम कहेंगे 6%। और 6% को क्या कहा जाएगा, कंबाइन या फिर joint probabilities है। So what is supposed to happen now? आप 9 possible NPVs कैलकुलेट करने चाह रहे हैं
और हर किसी को अपनी अपनी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इफ द एनपीवी हैव बीन कैलकुलेटेड यूजिंग 28,000 यूनिट्स एंड 26 मटेरियल कॉस्ट, तो उसके एनपीवी को आप प्रोबेबिलिटी कौन से मल्टीप्लाई करेंगे? जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब होंगी 9 आउटकम्स ही, लेकिन प्रोबेबिलिटी होने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिमांड को मल्टीप्लाई करते जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो 28,000, 26, 28,000, 29, 28,000, 31 की प्रोबेबिलिटीज। Repeat the same for 35,000, repeat the same for 40,000. So you will be getting 9 joint probabilities and 9 NPVs. Say, demand भी uncertain है, material cost भी uncertain है, fixed cost भी uncertain है, and there are 3 likely outcomes of fixed cost also. अब NPVs कितनी निकलेंगी? 27 NPVs निकलेंगे। Of course इतना ज्यादा बर्डन कौन लेगा? हम तो सवाल ही छोड़ के भाग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, एक तरीका यह है पिसते रहो, दूसरा एक्सपेक्टेड डिमांड कैलकुलेट करें। एक्सपेक्टेड डिमांड, लेट्स से डिमांड नंबर 1 और उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस डिमांड नंबर 2 और उसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसे सभी वेरिएबल्स के एक साथ करके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है। करेक्ट। जिस तरह मैंने यहां पे कैलकुलेट की थी 28,000 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 20%, 35,000 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 50% एंड 40,000 मल्टीप्लाई बाय 30% रिमेनिंग। तो ये मेरे पास एनपीवी, मैं एनपीवी नहीं रखूंगा सिर्फ और सिर्फ क्या रखूंगा? डिमांड्स। तो ये आ जाएगी मेरे पास एक्सपेक्टेड डिमांड। If this was the only variable, आप डायरेक्टली ये वाली एक्सपेक्टेड डिमांड लें और एक ही एनपीवी कैलकुलेट करें। डोंट बॉदर कि आप 3 एनपीवीज निकाल के और उसके रिस्पेक्टिव एनपीवी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें। डोंट, 3 एनपीवीज निकालने की जरूरत नहीं है। आप पहले एक्सपेक्टेड डिमांड कैलकुलेट कर लें, एक ही एनपीवी निकाल लें। दैट वुड एग्जैक्टली बी द सेम ईएनपीवी। ठीक है, ये तो एक में ही आपके पास ऑप्शन है, आप 3 एनपीवीज क्यों बैठ के कैलकुलेट करती हैं? अगर उसमें एनईडी फैक्टर है तो फिर में जिंदगी सुकून में आ जाएगी। अगर एनुअल कैश फ्लोस कांस्टेंट है, नो इन्फ्लेशंस, नो टैक्सेशन सीन्स, तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर उसमें वेरिएशंस होंगी, हर साल डिमांड सेलिंग प्राइस अलग होती है, इन्फ्लेशन रेट्स अलग होते हैं, तो आपको इतना सर का दर्द पालना पड़ेगा। बेशक एक्सेल आपको हेल्प करेगा, लेकिन एसीसी एग्जामिनर कभी भी रिपीटेटिव चीज के मार्क्स देगा ही नहीं, क्योंकि एक ही चीज मैं बार बार करवा रहा हूं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मटेरियल कॉस्ट भी अनसर्टेन है, तो आपने मटेरियल कॉस्ट पॉसिबिलिटी 1 मल्टीप्लाई बाय दैट प्रोबेबिलिटी से आपने कहा कि मटेरियल कॉस्ट कैन बी 26 और उसके चांसेस ऑफ अकरेंस 20% है, प्लस 29 चांसेस ऑफ अकरेंस लेट्स है उसके भी 20% है, और मटेरियल कॉस्ट होगी 31, उसके चांसेस बाकी 60% है। तो यू विल बी गेटिंग एक्सपेक्टेड डिमांड एंड एक्सपेक्टेड मटेरियल कॉस्ट। रिपीट द सेम। फॉर एक्सपेक्टेड फिक्स्ड कॉस्ट, अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी वेरी कर सकती है तो फिक्स्ड कॉस्ट, लाइकलीहुड एंड चांसेस ऑफ अकरेंस, लाइकलीहुड 2 उसके चांसेस ऑफ अकरेंस, लाइकलीहुड 3 उसके चांसेस ऑफ अकरेंस। सो यू कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डिमांड, एक्सपेक्टेड मटेरियल कॉस्ट, एक्सपेक्टेड फिक्स्ड कॉस्ट, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, जो भी वेरिएशंस हो सकती हैं उन सबको एक्सपेक्टेड करें और एक ही साथ आप एनपीवी निकाल लें। उस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, अगर हम 3 निकालते हैं और ज्वाइंट बना के और डायरेक्ट हम करें। लेकिन अगर आप 3 निकालें तो, अगर आप 3 एनपीवीज इसकी निकालें 28,000 विद मटेरियल कॉस्ट दिस, ऐसे में तो 9 आएगी क्योंकि एक्सपेक्टेड डिमांड तीनों एनपीवीज पे लगेगी। आप 3 नहीं करें,
do not calculate 3 NPVs for material demand, for the demand. Do not calculate 3 NPVs for material cost. Do not calculate 3 NPVs for fixed cost. आप डायरेक्टली एक्सपेक्टेड डिमांड निकालें, ठीक है? कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? 28,000 मल्टीप्लाई बाय लाइक्लीहुड 30,000, 35,000 एंड 40,000. आपके पास यूनिट्स आ गए हैं, आपके पास यूनिट्स आ गए, उसी पे एनपीवी निकाल लें. अगर मटेरियल कॉस्ट में भी अनसर्टेनिटी है तो एक्सपेक्टेड मटेरियल कॉस्ट निकालें, उसी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले से, और फिक्स कॉस्ट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अब जितनी भी वेरिएशंस आ सकती हैं, जितने भी वेरिएबल्स डेविएट कर सकते हैं, आप उन सबकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालेंगे या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे एक ही एनपीवी. And that would be expected NPV. Yes, sir. Easy? Okay, तो ये दो अप्रोचेस है टू evaluate the risk and uncertainty. उसके अलावा सिमुलेशन है जिसका ऐसा कोई प्रैक्टिकल केस नहीं है, दैट इज सॉफ्टवेयर रन. वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाउ डज दैट सिमुलेशन वर्क, ठीक है? लेकिन वो एग्जामिनेबल नहीं हो सकती, आपसे सिर्फ एमसीक्यूज में कहीं पूछ सकता है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, आज के लिए हम इसको इतना रख रहे हैं.